की कमी ना रहे। हो सकता है उन 600 खिलाड़ियों के अंदर भी कोई प्रतिभा छुपी हुई थी जो आगे चलकर हमारे देश का नाम रोशन करती। साथियों, इस कार्यक्रम के ऊपर मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। खेल हमारे चरित्र और संस्कृति, हमारे इतिहास से जुड़ा हुआ है। ये महाभारत काल में भी खेला जाता था। आज भी हम कहीं कहीं जब सामाजिक संगठनों के शिविरों में जाते हैं तो वहाँ पुराने जो प्राचीन खेल है उनको खिलाया जाता है। उसका मकसद क्या होता है? उसका मकसद होता है कि आज के जमाने के अंदर सामाजिक भाव खत्म हो गया, आज के जमाने के अंदर सखा भाव खत्म हो गया, सामाजिक सद्भाव कहाँ चला गया। इस कार्यक्रम का स्लोगन सौहार्द और सद्भाव के रंग खेलों के संग, क्या धरातल पे ये चीजें सत्य साबित हो रही हैं? इस बात को चरितार्थ करने के लिए इन खेलों का आयोजन किया जाता है और मैं वहां शिविरों में अक्सर सीखता हूं। और मैंने पढ़ा है किताब के अंदर कि ये प्राचीनतम खेल जिनके नाम तक हम नहीं जानते, इनको क्यों खिलाया जाता है। सबसे बड़ी बात उसमें निकल के आती है कि आजकल प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तिवाद के कारण, अपने अहम के कारण इतना मदमस्त होकर घूमता है कि उसमें सखा भाव धरातल पे जीरो होता है। इन खेलों के माध्यम से जब एक ग्राउंड के अंदर एक बड़ा बुजुर्ग, बड़ा पदाधिकारी या कोई छोटा सा विद्यार्थी एक साथ खेलता है तो उसमें समता का भाव आता है, उसमें सामूहिकता का भाव आता है। क्योंकि खेल किसी व्यक्तिगत विजय का परिणाम नहीं होता, वो एक सामूहिक विजय का परिणाम होता है। इन परिणामों को दर्शाने के लिए, सामूहिकता की भावना दर्शाने के लिए, सखा भाव बढ़ाने के लिए, स्वास्थ्य को मजबूत करने के लिए, मानसिक तनाव को दूर करने के लिए अनेक प्रकार के लक्षण, अनेक प्रकार के भाव जो है वो इस खेल के माध्यम से हमें मिलते हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा इस कार्यक्रम के ऊपर कि इसे हमारे देश को जो युवा भारत का सपना स्वामी विवेकानंद देखा करते थे, उन्होंने भी कहा है कि युवाओं को मैं संदेश देना चाहता हूं कि वो माला जपना और पूजा पाठ की बजाय खेल में अपना ध्यान देवें ताकि वो मजबूत बने। और वो मजबूत बनेगा तो हमारा प्रदेश मजबूत बनेगा, और प्रदेश मजबूत बनेगा तो राष्ट्र मजबूत होगा और हमारे देश का सपना साकार होगा। आपको जब विवेकानंद की बात आई तो मैं आपको विवेकानंद पे थोड़ा सा समय लूंगा। विवेकानंद आज हमारे अंदर, हमारे मन के अंदर जब हम खेलों से दूर हो गए, इस प्रकार के भाव नहीं रहे तो हम नकारात्मक चीजों को जल्दी पकड़ते हैं। आज हम 9/11 की बात करते हैं तो आतंकवाद याद आता है कि वहां पे ट्विन टावर पे हमला हो गया था। उस दौरान कई प्रकार की घटनाएं हमें अवश्य याद होगी, लेकिन वही 9/11 जो 1893 के अंदर अमेरिका के अंदर धर्म संसद का वहां पे आयोजन किया गया और भारत की तरफ से सनातन धर्म का झंडा लेकर यहाँ का युवा विवेकानंद जब उस धरती पे गया और अपने जीरो के ऊपर बोलने के लिए पूरे विश्व को हतप्रभ कर दिया था, वो हमें वो सनातन संवाद याद नहीं रहता। इस प्रकार के संवादों को, हमारी पुरातन संस्कृति के सकारात्मक भावों को याद करने के लिए भी खेल बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वो विवेकानंद जिन्होंने भी खेल का महत्व पूजा पद्धति से पहले माना, उस विवेकानंद की क्या प्रतिभा थी। आपको बताऊं कि विवेकानंद जब 1893 और 9/11 को अमेरिकी संसद, धर्म संसद को संबोधित करने के लिए गए तो उनके सिर्फ 5 शब्द जिन पे पूरे विश्व के धर्म गुरुओं ने 2.5 मिनट तक तालियां बजाने को मजबूर कर दिया था। और उसके बाद में उन्होंने एक शब्द और बोला अपने कार्यक्रम को निरंतर बनाए रखने के लिए कि आप सब अमेरिका वासियों का, जिन्होंने मेरा हार्दिक स्वागत और अभिनंदन जिस आत्मीयता से किया, उसके लिए मैं आपको भारतवर्ष की तरफ से आभार अभिव्यक्त करता हूं। लेकिन इस आभार अभिव्यक्ति और स्वागत के पीछे की कहानी मैं आपको बताना चाहूंगा कि विवेकानंद जी वहां पे 1.5 महीने पहले पहुंच गए थे और नस्ल भेद के आधार पे उनसे इतना दुर्व्यवहार किया गया कि ये काला आदमी है, इसको यहाँ से चले जाना चाहिए। भारतवर्ष सनातन धर्म की बात करता है, अपने आप को विश्व गुरु की संज्ञा से नवाजा करता है और उन्होंने एक लकड़ी के सिपाही को भेज दिया, ये तो पहले राउंड में आउट हो जाएगा। और आपको बताएं कि सभी बिंदुओं पे पूरे संसार भर के धर्म गुरु बोल चुके थे और तब विवेकानंद ने वहां पे ब्रदर्स एंड सिस्टर ऑफ अमेरिका ये कहा तो एकदम से पूरा संसद भवन खड़ा होकर तालियां बजाने पे मजबूर हो गया और हतप्रभ रह गया। संदेश ये था कि हम कहीं भी जाते हैं तो हम उनको अपना बना लेते हैं, सबको अपना बनाने का हुनर हमारे अंदर है। और इस गीत को उन्होंने 1893 में स्वामी विवेकानंद ने सार्थक कर दिया था कि काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है।
कुछ और न आता हो हमको, हमें प्यार सिखाना आता है। जीते हैं किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। हर नर में अभी तक राम है, नारी में अभी तक सीता है। इतनी ममता नदियों की यहाँ, जिन्हें माता कह के बुलाते हैं। इतना आदर पुरुष का क्या, जहाँ पत्थर भी पूजे जाते हैं। उस धरती पे मैंने जन्म लिया, इस बात पे मैं इतराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात बताता हूँ। इस प्रकार की भावना को एक करने के लिए जिस व्यक्ति ने हमारा भारतवर्ष का नाम संसार भर में ऊंचा किया, उस व्यक्ति ने भी खेल के महत्व को बड़े आदर के साथ में हम लोगों को समझाया। इस कार्यक्रम में मैं आपको बताना चाहूंगा कि विद्यार्थियों, खिलाड़ियों, आपके जीवन के अंदर गुरु का बहुत महत्व होता है। और गुरु एक ऐसा आपकी जिंदगी में व्यक्तित्व होता है जो सड़क की तरह होता है और उस सड़क पे चलाकर अपने विद्यार्थियों को उसकी मंजिल तक पहुंचाने का काम करता है। इसलिए गुरु का सम्मान करना, लेकिन किसी प्रभाव में या किसी अभाव में गुरु यदि आपकी प्रतिभा को दबा के चलता है तो आपको याद होगा द्रोणाचार्य और एकलव्य की कहानी। आपको एकलव्य बनने से तो कोई नहीं रोक सकता। जिस एकलव्य ने अपने खेल के प्रति अपने गुरु को आदर्श मानकर इस प्रकार का प्रयास किया, इस प्रकार की प्रैक्टिस की कि जिन्होंने महारथी अर्जुन से भी युद्ध करने के लिए उनको 3 बार सोचना पड़ा। इसलिए गुरु का सम्मान करें। गुरु जब तक गुरु है आप शिष्य रहेंगे, लेकिन गुरुत्व का भाव गुरु में आ जाएगा तो शिष्यत्व का भाव में आएगा। यदि विद्यार्थी और अध्यापक बन के रहेंगे तो उस रिश्तों के अंदर वो मिठास पैदा नहीं होगी जो गुरु और शिष्य के अंदर होती है। गुरुत्व का भाव ही शिष्यत्व का भाव पैदा करता है। इसलिए हर शिष्य को गुरु को अपना आदर्श माने और हर गुरु के अंदर शिष्यत्व का भाव, उसके प्रति प्रेम, उसके प्रति सौहार्द और अपने बच्चों की तरह उसको अपनाने का भाव आएगा तो गुरुत्व और शिष्यत्व का भाव और मजबूत होगा। साथियों, आचार्य द्रोण की बात मैंने बताई, आपने अभी खंड की बात की जिसके बारे में मैंने आपको बताया। एक बात आपने जरूर कही कि हम राजनीतिक व्यक्ति हैं। विद्यालय प्रांगण के अंदर राजनीति की बात करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं रहेगा, लेकिन हमारे पीछे टैग लग गया कि हम किसी विचारधारा के साथ में काम करते हैं। आपने ये भी कहा कि हमारे सांसद हमारी विचारधारा से जुड़े हुए है नहीं थे। आग्रह करेंगे उनसे, हमारे अच्छे रिश्ते हैं, उनसे भी बात करेंगे। राज्यसभा सांसद 1-2 जो मेरी क्षमता के हिसाब से जिनको मैं जानता हूं, जहां मेरा आना जाना है, मैं आपसे निवेदन करूंगा उस कमरे का जितना एस्टिमेट हो एक प्रतिवेदन बना के मुझे देवें। मैं जहां तक हो सके मेरा अंतिम प्रयास इसके लिए करूंगा। वादा नहीं कर रहा हूं क्योंकि आपने अभी कहा कि भी इतना बड़ा आदमी है, ये है, वो है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को आपने बुलाया, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है और आपका बड़ापन है। समय पे आना मेरी फितरत है, क्योंकि अक्सर समय पे आने को भी लोग नकारात्मक भाव से देखते हैं। किसी के पास काम तो होगा नहीं, बड़ा आदमी होता उसका तो इंतजार करें। अभी मैं जब प्रवेश कर रहा था तो गुरुजन वृंदवान खड़े थे, तो मैंने उनसे कहा कि भाई टाइम पे आ गए। तो टाइम पे इसलिए आ गया कि मुझे शर्म आती है यदि आप मेरा इंतजार करते, किसी बड़े आदमी का इंतजार करते तो थोड़ा सा ठीक लगता है, लेकिन हमको अभी कुछ है ही नहीं, किस बात का इंतजार। इसलिए अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि आपके विद्यालय स्टाफ ने, आपके अध्यापकों ने, आपके प्रधानाचार्य ने, इस पंचायत के 3-4 गाँव के हमारे साथियों ने, बुजुर्गों ने जो आदर सत्कार दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। और मैं आपको कहूंगा कि जब भी कभी इस प्रकार के प्रयोजन हो, नया आदमी हूं, अभी मंजिलें दूर हैं, उस पर प्रयास कर रहा हूं, आसान्वित हूं। कभी भी आपको इस तरह का मौका मिले मुझे जरूर याद कीजिएगा। मेरी सामर्थ्य के हिसाब से मैं यहाँ पे उपस्थित होके अपना प्रभाव में अभाव में जिस तरह से होगा मैं हाजिर रहने का भरसक प्रयास करूंगा। आप लोगों ने मेरा भाव बिना स्वागत किया, अभिनंदन किया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत।